welcome to Learn and Prep. So today we are going to discuss the chapter that is the agriculture. क्या होता है, कैसे होता है, ये तो हम प्रीवियस क्लासेस में भी देखते हुए आए हैं. बस इसको थोड़ा सा एक एलैबोरेटेड फॉर्म में हम देखेंगे कि किस तरीके की फार्मिंग होती है, कैसे होती थी और आज जो है सिनेरियो कैसे चेंज हुआ है. व्हाट आर द न्यू वेज ऑफ द एग्रीकल्चरल फील्ड्स, किस तरीके से जो प्रोडक्ट्स होते हैं वेदर दे आर क्रॉपिंग और वेदर दे आर फूड क्रॉप्स और नॉन फूड क्रॉप्स किस तरीके से होते हैं, पैटर्न्स क्या क्या होते हैं. इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दीज इन अ फुलफिल्ड वे. ठीक है, तो अगर हम सिर्फ एग्रीकल्चर की बात करें तो यहाँ पे जो एग्रीकल्चर टर्म है इज़ डिराइव्ड फ्रॉम टू लैटिन वर्ड्स. अगर हम डेफिनेशन के पर्सपेक्टिव से देखें तो टू लैटिन वर्ड से ये बना हुआ है, दैट इज़ एगर मीनिंग द लैंड एंड कल्चर मीनिंग द विलेज ऑफ द टिलेज ऑफ द सॉइल. मतलब उस सॉइल की एब्जॉर्बिलिटी कैसी है, किस तरीके की सॉइल है, कौन से क्रॉप्स उसमें उगेंगे, क्या क्या उसके इफेक्ट्स रहेंगे, ये सारी चीज़ों से पूरा समअप होके क्या बनता है, द वर्ड एग्रीकल्चर इज मीन्स कल्टिवेशन ऑफ लैंड एंड रियरिंग ऑफ एनिमल्स. अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कल्टिवेशन ही मैटर नहीं करता है, ऑल्सो वॉट मैटर्स इज द रियरिंग ऑफ एनिमल्स. इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चरली इम्पॉर्टेंट कंट्री जो आज से नहीं बहुत टाइम से, फ्रॉम द एंशिएंट टाइम ऑल्सो इफ़ वी टॉक अबाउट, तो उस टाइम से इंडिया जो रही है एक एग्रीकल्चरल कंट्री के नाम से ही प्रेजेंट हुई है हमेशा. 2/3 ऑफ इट्स पॉपुलेशन इज़ एंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़. आज की डेट में भी विद द चेंजेस डेवलपमेंट हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर इफ़ वी टॉक अबाउट तो 2/3 ऑफ इट्स पॉपुलेशन जो इंडिया की है वो आज की डेट में भी फुल्ली एंड फाइनली डिपेंडेंट ऑन द एग्रीकल्चरल ही है. Therefore, we can term it as a primary activities which produces most of the food that we consume. ठीक है, तो यहाँ पर मेनली एक ऐसी प्राइमरी एक्टिविटी है एग्रीकल्चर जो बहुत ज़्यादा फूड प्रोडक्ट्स में बनाती है, बनता है यहाँ पर, जिसको कि हम रोज़ की तरह कंज्यूम करते हैं. ठीक है, नाउ अगर हम फार्मिंग पैटर्न की अब हम बात करें, अब एग्रीकल्चरल हो रहा है तो फार्मिंग पैटर्न भी होगा. तो फार्मिंग जो प्रैक्टिस होती है वो मेनली टू फैक्टर्स में डिवाइडेड है. वन इज़ द फिजिकल फैक्टर जो मेनली डिपेंडेंट है रिलीफ, क्लाइमेट एंड द लोकेशन. किस तरीके का रिलीफ होनी चाहिए, क्लाइमेट किस तरीके का होना चाहिए और लोकेशन कैसी होनी चाहिए फॉर ग्रोइंग एवरी अदर सिंगल क्रॉप. ऑन द अदर हैंड हम ये बात देखें तो टू फैक्टर्स में से एक फैक्टर है हमारा ह्यूमन फैक्टर. किस तरीके का बैकग्राउंड शुरू से रहा है, क्या वो शुरू से ही किसानी कर रहा है और कर भी रहा है तो किस तरीके की कर रहा है और आज उसके में क्या क्या चेंजेस आए हैं. अवेलेबिलिटी ऑफ इरिगेशन, किस तरीके की इरिगेशन है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट किस तरीके का एग्रीकल्चर इस पर्टिकुलर पार्ट में प्रैक्टिस किया जाता है. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं टाइप्स ऑफ फार्मिंग. पार्ट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर टाइप्स ऑफ फार्मिंग, किस किस तरीके के होते हैं, कैसे होते हैं. तो यहाँ पर द वर्ड विल ओनली डिस्क्राइब इट्स मीनिंग. प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग एंड थर्ड वन इज द कमर्शियल फार्मिंग. प्रिमिटिव एज यू कैन सी, चलो आगे बढ़ के देखते हैं टाइप्स ऑफ फार्मिंग में. फर्स्ट प्रैक्टिस व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इज अबाउट द प्रिमिटिव जो पहले से चला आ रहा है. ठीक है, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग. अब ये कहाँ किस तरीके से होते हैं और होते थे. प्रैक्टिस्ड इन फ्यू पॉकेट्स ऑफ इंडिया. आज की डेट में ऐसा नहीं है, पहले सिर्फ और सिर्फ डिपेंडेंसी इस पे होती थी, लेकिन पॉपुलेशन जब इतनी ज़्यादा बढ़ी, कमर्शलाइजेशन बढ़ा, डेवलपमेंट हुए, न्यू टेक्नोलॉजीज़ आई, तो एग्रीकल्चर को एक नए वे के तरीके से देखा गया. तो आज की डेट की इफ़ वी टॉक अबाउट तो देयरफॉर वी कैन ईजिली से कि जो प्रैक्टिस हो रही है प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग की वो अब सिर्फ स्मॉल प्लॉट्स ऑफ पैचेस ऑफ लैंड में ही होती है. Practiced on small patches of land with the help of primitive tools like hoe and digging sticks, and family or community labor works on these patches. तो mainly जो खुद के लिए कमाना, खुद के लिए यूज़ लेना चाहते हैं चीज़ों को, खुद की तरीके से ही उसको रखेंगे, ज़्यादा कुछ उनको नहीं करना है, तो आज की डेट में भी ये छोटे पॉकेट्स अगर हम बात करें, छोटी जगहों पे आज भी ये प्रैक्टिस किया जाता है. और ये ट्रेडिशनल टूल्स यूज़ करते हैं लाइक दी हो, दी डिगिंग, जो स्टिक्स हुआ करती थी जिससे
क्रॉप्स को लगाया जाता था, वो सारी चीज़ों से। मेनली इनकी आज भी डिपेंडेंसी किस पे है, मॉनसून पे है, नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल एंड सूटेबिलिटी ऑफ अदर एनवायरमेंटल कंडीशंस टू द क्रॉप्स ग्रोन। जो आज की डेट में मल्टीपल क्रॉपिंग्स की तरह बहुत सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई, तो ये जो ऐसे लोग होते हैं ये आज भी प्रैक्टिस जो कर रहे हैं, वो एंशिएंट टाइम पे जो भी चीज़ों से प्रैक्टिस करते थे वो आज भी उसी तरीक़ों से कर रहे हैं प्रैक्टिस। तो दिस व्हाट वी हैव सीन इज ऑफ द प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। ठीक है, नेक्स्ट ये और क्या क्या इंक्लूड करती है, इट इंक्लूड्स स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर अंडर विच फार्मर्स क्लियर अ पैच ऑफ लैंड। ठीक है, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर नॉट अ न्यू वर्ड फॉर यू। स्लैश एंड बर्न का मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर पार्ट को, जो पैच ऑफ लैंड है, उसको जला दिया जाता है बिकॉज वो इतना ज़्यादा उसमें क्या हो चुका होता है, ग्रोइंग पार्ट उसका ज़्यादा इतना बढ़ चुका होता है, तो एक टाइम पे वो पर्टिकुलर लैंड अपनी फर्टिलिटी खोने लग देता है। तो दिस वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द पैच ऑफ लैंड। ठीक है, तो यहाँ पे उस पैच को क्या किया जाता है, स्लैश एंड बर्न किया जाता है, सो दैट वो फार्मर के लिए दोबारा वो अपनी, जब उसको स्प्रेड करके फैलाएंगे उस एशेस को, जब मॉनसून आएगा तो पानी गिरेगा, तो वो जो सॉइल है अपनी फर्टिलिटी वापस से रीगेन कर सके। So to produce cereals and other food crops to sustain their family, when the soil fertility decreases, the farmers shift and clear a fresh patch of land for the cultivation. ठीक है, land productivity is low as the farmer does not use फर्टिलाइजर्स और अदर मॉडर्न इनपुट्स जो आज की डेट में लोग यूज़ करते हैं, ये जो फार्मर्स हैं ये वो चीज़ें यूज़ नहीं करते। तो दैट्स वाई जो लैंड की प्रोडक्टिविटी जो बहुत जल्दी जल्दी अपनी आज की डेट में प्रोडक्टिविटी खो रही है, इनफर्टिलिटी ऑफ सॉइल हो रही है, वहाँ पर यहाँ पे ये चांसेस होने के बहुत कम होते हैं। ठीक है, next what we are going to see is the intensive subsistence farming. This type of farming is practiced in area of high population pressure on land. मतलब ये उन एरियाज़ में चलेगी या चलती है जहाँ पर सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है। पैचेस ऑफ लैंड वाला जो फॉर्म था हमारा, जो स्लैश एंड बर्न, जो प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग थी, वहाँ पे लोग सिर्फ और सिर्फ अपने लिए ही वो चीज़ों का यूज़ करते हैं, तो इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं थी। लेकिन क्योंकि वहाँ पर पॉपुलेशन भी कम थी, बट दिस पर्टिकुलर इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग इज़ डन ऑन अ लैंड वेयर द पॉपुलेशन इज़ वेरी मच हाई एज कम्पेयर टू द प्रिमिटिव वन। ठीक है, इट इज़ लेबर इंटेंसिव फार्मिंग। पहली चीज़ तो ये क्या है, लेबर इंटेंसिव फार्मिंग, वेयर हाई डोजेस ऑफ बायोकेमिकल इनपुट्स एंड इरिगेशन आर यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग हायर प्रोडक्शन। Though the right of inheritance leading to the division of land among the successive generations has rendered land holding size uneconomical. तो पहले के ज़माने में जब ब्रिटिशर्स आए थे तो वहाँ पे राइट ऑफ इनहेरिटेंस लॉ लगा दिया गया कि पूरे घर से जो पर्टिकुलर बंदा है सिर्फ उसी को राइट होगी उन खेतों पे काम करने की, अदर विल बी वर्किंग एज द लेबर्स ऑन देयर ओन लैंड। तो ये लगाया हुआ था, तो ये क्या हुआ, एक बहुत सदियों तक ये चलता रहा जब तक ब्रिटिशर्स वहाँ पर रूल करते थे। द फार्मर्स कंटिन्यू टू टेक मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम द लिमिटेड लैंड इन द एब्सेंस ऑफ ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, दस देयर इज एनॉर्मस प्रेशर ऑन द एग्रीकल्चरल लैंड। सो दिस वी हैव सीन ऑफ द इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कमर्शियल फार्मिंग। अब वर्ड जो कमर्शियल आया है दैट मीन्स ये जो ऑर्गेनाइजेशन है या ये जो टाइप ऑफ फार्मिंग है ये मेनली फॉर द प्रॉफिट अर्निंग है। ठीक है, प्रॉफिट अर्निंग है, दैट मीन्स इसका जो मेन कैरेक्टरिस्टिक होगा इस टाइप ऑफ फार्मिंग का इज़ द यूज़ ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, दैट इज़ HYV सीड्स, जो केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं, इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं, पेस्टिसाइड्स का यूज़ कर रहे हैं इन ऑर्डर टू ऑब्टेन दी हायर प्रोडक्टिविटी, क्योंकि ये कमर्शियली यूज़ हो रही है, दैट मीन्स इट इज़ फॉर द सेलिंग पार्ट, फॉर द प्रॉफिट पार्ट।
for the business purpose. The degree of commercialization of agriculture varies from one region to another. For example, rice is a commercial crop in Haryana and Punjab, but in Odisha it is a subsistence crop. तो area to area, region to region differ करता है कौन से crop उस particular region में लगेंगे और कौन सा as the main crop use हो रहा है और कौन सा subsistence use हो रहा है, ठीक है. नाउ फोर्थ कैटेगरी जो प्लांटेशन है वो भी है एज अ टाइप्स ऑफ फार्मिंग. यहाँ पर हमने इंटेंसिव देख ली, प्रिमिटिव देख ली, कमर्शियल देख ली. अब जो लास्ट पार्ट है जो वहाँ पर मेंशन नहीं लेकिन वो एज अ पार्ट ऑफ फार्मिंग भी आता है, दैट इज़ द प्लांटेशन. प्लांटेशन मेनली ये किसकी होगी, ईदर विल बी द टी और द कॉफ़ी. सिंगल क्रॉप होता है जो ग्रोन होता है ऑन अ लार्ज एरियाज. Has an interface of agriculture and industry, cover large tracts of land using a capital intensive inputs with the help of माइग्रेंट लेबर्स. याद होगा, जाना पहचाना लग रहा होगा, हाँ माइग्रेंट लेबरर्स हैं. दैट मीन्स जो प्लांटेशन वर्कर्स, याद करो, जो जाते थे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉर देयर सर्वाइवल, फॉर देयर अर्निंग, वही क्राइटेरिया यहाँ पर है जो प्लांटेशन के तौर पे हमें दिख रहा है. तो जो माइग्रेंट लेबर्स होते थे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दे यूज टू गो ओवर देयर फॉर देयर लाइवलीहुड. तो वहाँ पर वो क्या करते थे, उन चीज़ों को उगाते थे, इधर टी और कॉफ़ी और एनीथिंग जो भी उस समय लगता था. और उसका क्या यूसेज होता था, वो पीरियड ऑफ फिक्स 5 years के लिए जाते थे, बोला ये जाता था, लेकिन जो कमिटमेंट्स होते थे वो कुछ और होते थे. अब यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, टी, कॉफ़ी, रबर, शुगर केन, बनाना एक्सेट्रा आर इम्पॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स. A well-developed network of transport and communication connecting the plantation areas, processing industries and market plays an important role in the development of the plantation. ठीक है. अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, हमने देख लिया वैरायटीज़ ऑफ फार्मिंग, किस तरीके की टाइप्स ऑफ फार्मिंग्स होती हैं. नेक्स्ट व्हाट वी आर गोइंग टू सी इन दिस चैप्टर इज़ द क्रॉपिंग पैटर्न. अब क्रॉपिंग पैटर्न किस तरीके का है इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया हैज़ 3 क्रॉपिंग सीजन्स और यू कैन से पैटर्न्स. ठीक है. वन इज़ द रॉबी, अदर इज़ द खरीफ एंड थर्ड इज़ द ज़ैद. ठीक है. 3 मेन क्रॉपिंग सीजन है. क्वेश्चन आता है तो आंख बंद करके आंसर लिख दो. तो देयर आर 3 मेन क्रॉपिंग सीजन. वन इज़ द राबी, अदर इज़ द खरीफ एंड थर्ड वन इज़ द ज़ैद. पहला जो सीज़न है वो है हमारा राबी सीज़न. इसमें कहाँ से किस तरीके से क्रॉप्स ग्रो करते हैं. क्रॉप्स आर सोन इन विंटर. अक्टूबर टू दिसंबर का जो टाइम होता है, इस समय इनके जो क्रॉप्स हैं वो सोन किए जाते हैं. हार्वेस्ट होंगे लेकिन वो समर फ्रॉम अप्रैल टू जून. मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. सीजन्स 3 हैं. पहला है राबी. राबी का क्या है, वो विंटर में सो किए जाते हैं, दैट मीन्स इन द मंथ ऑफ अक्टूबर टू दिसंबर. और हार्वेस्ट कब किए जाएंगे, इन द मंथ ऑफ अप्रैल टू जून. नेक्स्ट आता है खरीफ. इसका जो हार्वेस्टिंग टाइम है या सोइंग टाइम है, विद द ऑनसेट ऑफ मॉनसून ये क्या किए जाएंगे, सो किए जाएंगे और हार्वेस्ट किए जाएंगे इन द मंथ ऑफ सितंबर टू अक्टूबर. जो थर्ड आता है हमारा वो आता है ज़ैद और वो एक बहुत शॉर्ट सीज़न है जो राबी और खरीफ के बीच का सीज़न होता है. प्रैक्टिस्ड ऑन दी सैंडी ट्रैक्ट्स अलॉन्ग विद द रिवर चैनल्स. ठीक है. तो दीज आर 3 टाइप्स ऑफ सीजन. फर्दर हम और देखें, ये मैं लिख देती हूँ, इट इज़ द राबी, खरीफ एंड इट इज़ ज़ैद. ठीक है. तो राबी में अगर हम देखें तो एग्जाम्पल्स कौन कौन से होंगे, वीट, बार्ले, पीस, ग्राम, मस्टर्ड्स आर सम इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स ऑफ राबी. चलो पहले हम राबी वाला सीन देखते हैं. नेक्स्ट, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश आर इम्पॉर्टेंट फॉर द वीट प्रोडक्शन. तो वीट इज राबी इज द वीट क्रॉप, sorry, wheat is the rabi crop and here these are the particular areas where wheats are grown. ठीक है. Availability of precipitation during winter months helps in growth of the rabi crops. Green revolution has given an impetus to the growth of the rabi crop. ठीक है. नेक्स्ट आते हैं हम खरीफ पे. इसमें कौन कौन से हैं, पैडी, मेज, ज्वार, बाजरा, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट, सोयाबीन आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट
राबी खरीफ क्रॉप्स। एरियाज कौन कौन से इंक्लूड कर रहे हैं? असम, वेस्ट बंगाल, कोस्टल रीजन्स ऑफ उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला एंड महाराष्ट्र, पर्टिकुलरली इन कोंकण कोस्ट अलॉन्ग विद उत्तर प्रदेश एंड दी बिहार। नेक्स्ट आता है पैडी हैज़ ऑफ लेट बिकम एन इम्पॉर्टेंट क्रॉप ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। जो थर्ड हमारा सीजन हम पढ़ रहे थे, जो शॉर्ट सीजन होता है, ये भी हम लिख सकते हैं, बिटवीन द राबी एंड द खारिफ इज नोन एज द जेड सीजन। एंड द फ्रूट्स और द वेजिटेबल्स वो कौन कौन से उस समय पे होंगे? वाटरमेलॉन्स, कुकुम्बर, मस्कमेलन एंड वेजिटेबल्स ऑफ and food crops are grown over here. So this what we have seen the patterns कि किस तरीके की season patterns होते हैं, ठीक है। Now अब major crops कौन कौन से होते हैं इंडिया के? First major crop is the rice. It is the staple food crop of the majority of the people in India, ठीक है। Our country is the second largest producer of rice in the world after China. It is a kharif crop which requires high temperature. क्वेश्चन अगर आता है तो 2-3 पॉइंट्स में कहाँ होता है, किस तरीके से होता है, कौन सा क्रॉप कहलाता है, उसकी इसका जो टेम्परेचर होता है वो किस तरीके का होना चाहिए, और एरियाज। कोई भी क्रॉप को डिफाइन करने के लिए दीज 4 पॉइंट्स आर एसेंशियल। कैसा है, कहाँ उगाया जाता है, किस तरीके से उगाया जाता है, टेम्परेचर आई मीन। तो ये 4 to 5 पॉइंट्स लिख दोगे, फुल मार्क्स आ जाएंगे। तो खारिफ क्रॉप है विच रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर अबव 25 डिग्री सेंटीग्रेड विथ ह्यूमिडिटी विथ एनुअल रेनफॉल अबव द 100 सेंटीमीटर। In the areas of less rainfall, it grows with the help of irrigation. Rice is grown in the plains of north and northeastern India, coastal areas and the deltic regions. Development of dense network of canal irrigation and tube wells have made it possible to grow the rice in areas of less rainfall such as Punjab, Haryana, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड पार्ट्स ऑफ द राजस्थान। मतलब उन एरियाज़ में भी हम राइस को उगा सकते हैं जहाँ पर पानी की जो यूजेबिलिटी है या यूसेज है या पानी की अवेलेबिलिटी है वो कम है, लेकिन फिर भी विद द प्रॉपर चैनल्स ऑफ इरिगेशंस अगर हैं तो वहाँ पे भी हम राइस को उगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्रॉप हमारा आता है वीट। इस इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप। इट इज़ द मेन फूड क्रॉप इन द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द country. This is a rabi crop. Requires a cool growing season and a bright sunshine at the time of ripening. Requires the 50 to 75 centimeter of annual rainfall evenly distributed over the growing season. There are two important wheat growing zones in the country, the Ganga Satluj plains in the northwest and the black soil region of the Deccan. मेजर वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स अगर हम बात करेंगे कौन कौन से हैं, आर द पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान एंड पार्ट्स ऑफ द मध्य प्रदेश। तो दिस इज व्हाट वी हैव सीन ऑफ द राइस, ठीक, सॉरी वीट। थर्ड आते हैं हमारे मिलेट्स। मिलेट्स कौन कौन से? लाइक द ज्वार, बाजरा एंड रागी आर द इम्पॉर्टेंट मिलेट्स ग्रोन इन इंडिया। दे हैव वेरी हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल अगर हम रागी की बात करें, इट इज़ वेरी रिच इन आयरन, कैल्शियम एंड अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ज्वार इज द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप विथ रिस्पेक्ट टू एरिया एंड इट्स प्रोडक्शन। अब मेजर ज्वार प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन कौन से होंगे? आर महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड द मध्य प्रदेश। Where it grows, bajra grows on a sandy soil and shallow black soil. Major bajra producing states are Rajasthan, Uttar Pradesh, Maharashtra, Gujarat and the Haryana. तो यहाँ पर हमने थर्ड जो मेजर क्रॉप हमारा देखा वो है मिलेट्स। अब आते हैं पल्सेस, दैट मीन्स योर ऑल दी ग्रेन्स, ऑल दी दाल्स। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज द कंज्यूमर ऑफ पल्सेस इन द वर्ल्ड। मतलब लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है और वही चीज़ क्या है, लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है ऑफ द पल्सेस। देयर आर 3 मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन इन अ वेजिटेरियन डाइट। Major pulses that are grown in India are tur, urad, moong, masoor, peas and the grams. Pulses need moisture and survive even in dry condition. मतलब दोनों कंडीशन में ये फुलफिल करते हैं, लेस मॉइस्चर की भी ज़रूरत हो जाती है और अगर वहाँ पर जहाँ पर ड्राई कंडीशंस हैं वहाँ पर भी पल्सेस इजीली ग्रो कर जाती हैं। मेजर पल्स प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया आर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड दी कर्नाटका, ठीक है।
नेक्स्ट आते हैं, अब वो फूड क्रॉप्स की हम बात करेंगे जो अदर देन ग्रेन्स हैं, ठीक है। तो पहला उसमें क्या आ जाता है, शुगर केन। शुगर केन अगर हम बात करें, इट इज़ अ ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्रॉप, मतलब ट्रॉपिकल एरियाज़ में भी वो उग रहा है और सब ट्रॉपिकल एरियाज़ में भी वो उग रहा है, ठीक है। इट ग्रोज वेल इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट विथ अ टेम्परेचर ऑफ 21 डिग्री सेंटीग्रेड to 27 degree centigrade and an annual rainfall between 75 centimeter and 100 centimeter. Irrigation is required in the regions of low rainfall. ठीक है, it can be grown on a variety of states are Uttar Pradesh, Maharashtra, Karnataka, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Telangana, Bihar, Punjab and the Haryana. तो these are the areas where we can see the sugarcane easily, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हमारे ऑयल सीड्स, आर एडिबल एंड आर यूज्ड एज कुकिंग मीडियम्स, मतलब जो ऑयल सीड्स हैं वो खाए भी जाते हैं एंड ऑल्सो इट इज़ यूज्ड एज द कुकिंग मीडियम्स। सम ऑफ दीज आर ऑल्सो यूज्ड एज रॉ मटेरियल इन द प्रोडक्शन ऑफ सोप, कॉस्मेटिक्स एंड द ऑइंटमेंट्स। ये हम ऑयल सीड्स की बात करें, जैसे हम देखेंगे कोई भी पाउडर हो गया या क्रीम हो गई, कोई भी हम यूज़ कर रहे हैं उसके पीछे के इंग्रेडिएंट्स देखना, उसमें कोई ना कोई ऑयल सीड ज़रूर अवेलेबल होगी। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल सीड्स आर इन इंडिया, कवर्स अबाउट 12% ऑफ द टोटल क्रॉप्ड एरिया, मतलब पूरे के पूरे अगर क्रॉपिंग एरिया को देखें तो उसमें से जो सिर्फ 12% है वो ऑयल सीड्स ही कवर करके लेके जाते हैं। मेन ऑयल सीड्स प्रोड्यूस्ड इन इंडिया आर ग्राउंडनट, मस्टर्ड, कोकोनट, सीसम जिसे तिल भी कहा जाता है, सोयाबीन, कैस्टर ऑयल सीड्स, कॉटन सीड्स, लिंस सीड्स एंड दी सनफ्लावर्स, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो प्लांटेशन क्रॉप की हम बात कर रहे थे, उसमें जो पहला क्रॉप आता है हमारा वो है टी। An example of plantation agriculture, important beverage crop introduced in India by the British, मतलब आज की डेट में ये एक ऐसा important beverage crop है, beverage that means you can drink that crop, जो कि ब्रिटिशर्स के थ्रू इंट्रोड्यूस करा गया था। ग्रोज वेल इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, मतलब इसके साथ ऐसी दिक्कत नहीं है, ट्रॉपिकल में भी उग जाएगा और सब ट्रॉपिकल में भी इट कैन ईजीली ग्रो, ठीक है। Endowed with deep and fertile, well-drained soil, rich in humus and organic matter. Require warm and moist, frost-free climate, frequent showers, and evenly distributed over the years. ठीक है, so this is the tea we have seen. A labor-intensive industry requires abundant, cheap, and skilled labor. ठीक है, major producing states are Assam, West Bengal, Tamil Nadu, Kerala. Apart from these, Himachal Pradesh, Uttaranchal, Meghalaya, Andhra Pradesh and Tripura are tea producing states in the country. Also, it is the leading producer as well as the exporter of the tea in the world. मतलब produce भी कर रहा है और चीज़ें जो टी है वो export भी कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा कॉफ़ी। अगर हम 2008 की बात करें, इंडिया प्रोड्यूस 3.2% ऑफ द वर्ल्ड कॉफ़ी प्रोडक्शन। 2008 में 3.2% ऑफ द प्रोडक्शन पूरा का पूरा सिर्फ इंडिया से ही आया था। इंडियन कॉफ़ी इज़ नोन एज द वर्ल्ड फॉर इट्स गुड quality. The Arabica variety initially brought from Yemen is produced in the country. मतलब येमन से जो कॉफ़ी लेकर आए थे वो इंडिया में लगाई गई और आज की डेट में भी वो इंडिया में ही प्रोड्यूस होती है, एक्सपोर्ट होती है और वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉफ़ीज़ इन दी वर्ल्ड कहलाती है। This variety is in great demand all over the world. Initially, its cultivation was introduced on the Baba Budan Hills. Even today, cultivation is confined to the Nilgiri in Karnataka, Kerala and the Tamil Nadu. तो specially अगर this variety of coffee की अगर हम बात करें तो it is available in the parts of नीलगिरी जो कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु को कंसिस्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्रॉप्स जिसके बारे में हम पढ़ेंगे वो है हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। इन 2008 इंडिया वॉज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। तो इंडिया 2008 में इंडिया वॉज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स
इन द वर्ल्ड आफ्टर द चाइना, इसकी जो रैंक आई थी आफ्टर द चाइना वो सेकेंड पे आई थी. It is the producer of tropical as well as the temperate fruits. Mangoes of Maharashtra, Andhra Pradesh, Telangana, Uttar Pradesh and West Bengal. Oranges of Nagpur and Cherrapunji, जो मेघालय. Like or other fruits like bananas of Kerala, Mizoram, Maharashtra and Tamil Nadu. Lychee and guava of Uttar Pradesh and Bihar. Pineapples of Meghalaya. Grapes of Andhra Pradesh, Telangana and Maharashtra. और दूसरे फ्रूट्स कौन से? एप्पल, पियर्स, एप्रिकॉट्स एंड वॉलनट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश आर इन ग्रेट डिमांड ऑफ द वर्ल्ड ओवर. India produces about 13% of the world's vegetable. It is an important producer of pea, cauliflower, onion, cabbage, tomato, brinjal and potato. So this we have seen the horticulture crops which are produced in India and exported as well, and also India has gained the second position after the China in the exporting part of horticulture crops. ठीक है, अब हमारे जो नॉन फूड क्रॉप्स आते हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है और एक्सपोर्ट होते हैं फ्रॉम द इंडिया टू द अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, एंड वन ऑफ थिंग इज द रबर. It is an equatorial crop also grown in tropical and subtropical areas. What it requires is the moist and humid climate with a rainfall of more than 200 centimeter and temperature above 25 degree centigrade. Rubber is an important industrial raw material mainly grown in Kerala, Tamil Nadu, Karnataka, Andaman and Nicobar Islands and Garo Hills of Meghalaya. मतलब जो रबर का मैन्युफैक्चरिंग है वो मेनली इन दी सदर्न पार्ट्स ही सबसे ज़्यादा हमें देखा गया एक्सेप्ट दी मेघालय. 2010 और 11 की बात करें तो इंडिया की जो रैंकिंग थी वॉज द 4th अमंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नेचुरल रबर प्रोड्यूसर्स में. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हमारे ऑल दी फाइबर क्रॉप्स. ऑल दी फाइबर क्रॉप्स विच इंक्लूड्स योर कॉटन, जूट, हेम्प एंड नेचुरल सिल्क आर दी 4 मेजर इंपॉर्टेंट फाइबर क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया ओनली. ठीक है, the first 3 are derived from the crops grown in the soil. The latter is obtained from cocoons of the silkworms fed on the green leaves and specially the जो mulberry leaves होती है उसमें. ठीक है, rearing of silkworm for the production of silk fiber is known as the sericulture. तो क्वेश्चन आ सकता है कि what do you mean by sericulture? तो इजीली क्या लिखोगे? rearing of silkworms for the production of silk is known to be as the sericulture. ठीक है, जो आता है हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट नॉन फूड क्रॉप जो आज की डेट में भी है, दैट इज द कॉटन. कॉटन इज इंडिया इज बिलीव टू बी द ओरिजिनल होम ऑफ द कॉटन प्लांट. मतलब कॉटन की जो बनाना था, जो शुरुआत हुई थी, वो इंडिया ही उसका ओरिजिनल, यू कैन से ओरिजिन ही वहाँ से हुआ था. is one of the main raw materials for cotton textile industry. Again अगर हम 2008 के फिगर को देखें, India was second largest producer of cotton after the China. Cotton grows well in drier parts of the black cotton soil of the Deccan Plateau. मतलब जहाँ पर black soil होगी वहाँ पर mainly सिर्फ और सिर्फ cotton ही grow में मिलेगा. Especially वो कहाँ पर है? हमारे Deccan Plateau जो पूरा का पूरा cover करता है. ठीक है, it requires high temperature, light rainfall or irrigation, 210 frost free days and bright sunshine for its growth. तो कॉटन का प्रोडक्शन अगर पूछा जाए तो किस तरीके का होता है? पहली चीज़ तो उसको हाई टेम्परेचर की ज़रूरत है, नेक्स्ट लाइट रेनफॉल की ज़रूरत है और इरिगेशन और एग्जैक्ट 210 डेज जो फ्रॉस्ट फ्री डेज होते हैं एंड ऑल्सो विद द ब्राइट सनशाइन फॉर इट्स ग्रोथ. ठीक है, it is a kharif crop and requires 6 to 8 months to mature. Major cotton producing states are Maharashtra, Gujarat, Madhya Pradesh, Karnataka, Andhra Pradesh, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश. लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये हमारा जो डेक्कन पार्ट है, पहली चीज़ तो ये महाराष्ट्र और गुजरात सबसे ज़्यादा कवर करता है, उसके बाद जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं ऑफ द अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री वो कॉन्स्टिट्यूट करता है. ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा जूट जो अदर नॉन फूड क्रॉप है. नोन एज द गोल्डन फाइबर. मतलब जूट को क्या बोला जाता है? ऑल्सो नोन एज द गोल्डन फाइबर. जूट ग्रोज वेल ऑन वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल्स इन द फर्ट प्लेन्स वेयर सॉइल्स आर रिन्यूड एवरी ईयर.
High temperature is required during the time of growth. West Bengal, Bihar, Assam, Odisha and Meghalaya are the major jute producing states. It is used in making gunny bags, mats, ropes, yarns, carpets and other artifacts. Due to its high cost, it is losing the market to synthetic fibers and packing materials, particularly जो नायलॉन है. मतलब जूट एक ऐसा फाइबर है जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाइबर एक टाइम पे हुआ करता था, विच यूज टू बी रिजेंबल्ड वॉट दी एरिस्टोक्रेसी, द एलाइट्स वन. लेकिन एक टाइम पे क्या हुआ, इसकी हाई क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, दैट्स वाई इट इज़ वॉट दी कॉस्टलीस्ट वन. तो इसके जो सब्सटीट्यूट्स हैं लाइक दी पूरा का पूरा क्या बोल सकते हैं, जो फैब्रिक्स होते हैं, जो नायलॉन्स होते हैं, उन्होंने मार्केट कैप्चर करके रखा है क्योंकि दे आर लो इन द प्राइस एंड जूट एज कम्पेयर टू द नायलॉन इज़ वेरी मच हाई इन प्राइस. नेक्स्ट आते हैं, व्हाट आर द टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव सीन ऑल द फूड क्रॉप्स, वेदर दे वर दी फूड क्रॉप्स और दी नॉन फूड क्रॉप्स. हमने एक एक क्रॉप्स देखा और इंडिया में उनकी क्या स्पेशलिटी है, किस तरीके से वो उगाए जाते हैं, क्या टेम्परेचर चाहिए, किस तरीके का उनका यूसेज होता है, किस तरीके से वो एक्सपोर्ट होते हैं, कौन से इम्पोर्ट होते हैं, वो सारी चीज़ें अभी तक हमने देखी. नेक्स्ट अब हम आते हैं क्या क्या उनके रिफॉर्म्स है, किस किस तरीके से वो और ज़्यादा डेवलप होते हैं. तो अगर हम बात करें टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स की, तो पहली चीज़, द पर्शियन व्हील हैज़ नाउ बीन रिप्लेस्ड बाय द वाटर पंप, plugs by the tiller and harrow drawn by the tractors, bullock carts by the trucks. तो ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स आज तक के इंडिया में आए और इससे भी अच्छे अच्छे और इंट्रोड्यूस हो रहे हैं. All weathered rocks and faster means of communications have been introduced. Flooding of fields are now being replaced by drip irrigation and use of the sprinklers. ठीक है, जो ट्रेडिशनल मेथड्स हुआ करते थे और जो आज के मेथड्स हैं हैज़ अ वेरी मच डिफरेंस इन इट. तो जो ट्रेडिशनल मेथड्स होते थे उनको रिप्लेस करके अब ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजी वाइज चीज़ें इंट्रोड्यूस हो गई हैं जिसकी वजह से फार्मर्स जो हैं उनको बहुत ज़्यादा जो वर्क है वो अब ईजी हो चुका है. ठीक है, केमिकल फर्टिलाइजर्स, बायो फर्टिलाइजर्स, HYV एंड अर्ली मैच्योरिंग क्वालिटी ऑफ सीड्स हैव बीन डेवलप्ड. मतलब जहाँ एक टाइम पे एक पर्टिकुलर क्रॉप को बनने के लिए कुछ समय का टाइम लगता था, जो उनका नॉर्मल समय होता था, आज की डेट में इन दीज 12 months यू विल बी फाइंडिंग ऑल द वेजिटेबल्स समवॉट. हर तरीके के वेजिटेबल्स हमें देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, हर तरीके की ग्रेन्स हमें देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे. नेक्स्ट आते हैं इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स. कैसे कैसे इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स आए. गवर्नमेंट अबॉलिश्ड दी जमींदारी सिस्टम फॉलोड विद दी कंसोलिडेशन ऑफ स्मॉल लैंड होल्डिंग्स. Widespread use of radio and television for providing knowledge to farmers in new and improved techniques and special weather bulletins have been introduced. मतलब जहाँ जब ड्रॉट आता था या पानी बहुत ज़्यादा गिरने वाला है, अर्थक्वेक आने वाला है या समवॉट ऐसी कंडीशंस बैठती थी, तो पहले के लोगों को नहीं कुछ आइडिया होता था. लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ साथ इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ कि हर तरीके की न्यूज़ पहले ही उनको प्रोवाइड हो जाती है, जिसकी वजह से वो सेफ्टी मेजर्स यूज़ कर पाते हैं. क्रॉप इंश्योरेंस टू प्रोटेक्ट द फार्मर्स अगेंस्ट लॉसेस बाय नेचुरल एंड मैन मेड कैलामिटीज. अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल और इन्वेस्टमेंट थ्रू बैंक्स एंड द कोऑपरेटिव सोसाइटीज. Minimum support price for various crops ensures minimum price for the crop grown by the farmers. और दूसरी चीज़ क्या है, किसान क्रेडिट कार्ड दैट इज़ KCC एंड पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम दैट इज़ PAYS आर सम स्कीम्स इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर द बेनिफिट ऑफ द फार्मर्स. सो दीज आर सम ऑफ द इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स विच आर इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर द सेक ऑफ द फार्मर्स एंड देयर फैमिलीज, सो दैट जो प्रीवियस टाइम में होता था कि क्रॉप खराब हो गए, पूरे साल भर तक इंतज़ार करना पड़ेगा, अब नया कर्जा लेना पड़ेगा, नए पैसे देने पड़ेंगे, तो ये सारी चीज़ों का जो गवर्नमेंट ने है एक प्रॉपर सोल्यूशन विद द टेक्नोलॉजी एंड द इंफॉर्मेशन थिंग्स दे हैव चेंज्ड अ लॉट. Next, what are the contribution of agriculture to the national economy?
हाउ द एम्प्लॉयमेंट एंड इट्स आउटपुट हैज़ बीन क्रिएटेड ना। अब हमें ये तो पता है कि जो एग्रीकल्चर है इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। आज की डेट में भी अगर हम सर्विस सेक्टर वाइज देखें तो एग्रीकल्चर ही एक ऐसा सेक्टर है जो आज की डेट में भी नियरली 70% ऑफ द पीपल आर टोटली डिपेंडेंट ऑन द एग्रीकल्चर। भले ही बहुत सारी न्यू न्यू टेक्निक्स आ गई हैं, नए नए ऑफिसेस हो गए हैं, नई नई जॉब्स हो गई हैं, बट स्टिल जो डिपेंडेंसी एक एग्रीकल्चर पे है लोगों की, जो शुरू से ही आ रही है, वो आज की डेट में भी वैसे ही कंसिस्टेंसी के साथ चल रही है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, दो इट्स शेयर्स इन द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हैज़ रजिस्टर्ड अ डिक्लाइनिंग ट्रेंड फ्रॉम 1951 ऑनवर्ड्स। तो 1951 के टाइम पे क्या हुआ था कि जो इसका जो सेक्टर है वो धीरे धीरे से डिक्लाइन होने लग गया था। क्यों? देयर वर मैनी अदर मेजर्स, बहुत सी चीज़ें आई, चीज़ें चालू हुई। वार्स के साथ, जब वार्स वहाँ होते थे तो चीज़ें यहाँ ख़राब होती थी, और देयर आर मैनी अदर फैक्टर्स। लेकिन 2010-11 तक की हम बात करें, अबाउट 52% ऑफ द टोटल वर्कफोर्स वॉज एम्प्लॉयड बाय द फार्म सेक्टर, विच मेक्स मोर देन हाफ ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन डिपेंडेंट ऑन द एग्रीकल्चर। ठीक है, the declining share of agriculture in the GDP is a matter of serious concern, because any decline in agriculture will lead to the declining in other spheres of the economy, having wider implications for the society. 1950s की बात अलग थी, 10-11 तक आने की बात अलग हुई, लेकिन आज की डेट में भी अगर उसका कॉज कम होता है तो डायरेक्टली इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट द कंडीशन ऑफ द इकोनॉमी, जिसकी वजह से इकोनॉमी डाउन होगी तो कंट्री की पूरी जो पॉलिसीज़ हैं वो भी डाउन होगी, जिसकी वजह से इंडिया फिर जहां आज ये बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रही है, फिर एक टाइम पे उसका इम्पैक्ट इम्पोर्टिंग पे ज़्यादा हो जाएगा। तो वो चीज़ें हम होने देना नहीं चाहते। ठीक है, कंसिडरिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड मेड कंसंट्रेटेड एफर्ट्स to modernize the agriculture. क्या क्या किया हुआ है? The establishment of Indian Council of Agricultural Research, that is ICAR, agricultural universities, veterinary services and animal breeding centers, horticultural development, research and development in the field of metallurgy and weather forecast etc. were given priority for improving the Indian agriculture. जहाँ पहले लोगों को कुछ भी information नहीं होती थी, आज की डेट में with these modern forms of technology, universities हैं, गवर्नमेंट है, वेदर फॉर देयर एनिमल्स ऑल्सो, रियरिंग किस तरीके से, ब्रीडिंग किस तरीके से, और हर तरीके की रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स फॉर द फ्रॉम द गवर्नमेंट टू द पीपल ऑफ द कंट्री, जो मेनली एग्रीकल्चर सेक्टर्स पे ही हैं अपनी चीज़ें, तो उनके लिए बहुत सारे ऐसे मेजर्स गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किए सो दैट दे कैन प्रिजर्व दैट थिंग। ठीक है, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय फूड सिक्योरिटी? तो फूड को सिक्योर करने के लिए जो भी राइट्स गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करके रखे, दैट पर्टिकुलर थिंग इज नोन टू बी एज द फूड सिक्योरिटी। नाउ हमें ये पता है कि फूड इज द बेसिक नीड फॉर एवरी सिटीजन, वेदर इट इज़ पुअर इट इज़ रिच, लेकिन फूड है तो ये एक बेसिक नेसेसिटी है फॉर एवरी सिंगल पर्सन। शुड हैव द एंड ऑल्सो दे शुड हैव द एक्सेस टू फूड विच प्रोवाइड्स मिनिमम न्यूट्रिशनल वैल्यू, ज़्यादा नहीं लेकिन फॉर द पुअर एक मिनिमम न्यूट्रिशनल वैल्यू भी मिल रही है, तो यहाँ पर उसका काम इजीली चल सकता है, लेकिन वो मिलना भी बहुत ज़रूरी है। If any segment of our population does not have this access, then the segment suffers from the lack of food security. ठीक है, the remote areas of the country are more prone to natural disasters and uncertain food supply. In order to ensure availability of food to all sections of the society, our government carefully designed a national food security system, जिसमें the people who are living above poverty line और below poverty line और उससे भी ज़्यादा, लेकिन ये इंश्योर कराती है कि खाना उनको मिलना ही चाहिए। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ टू कॉम्पोनेंट्स, जो नेशनल फूड पॉलिसी में ये दो कॉम्पोनेंट्स के साथ कंसिस्ट करती है। वन इज़ द बफर स्टॉक एंड अदर इज़ द PDS, दैट इज़ द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। PDS is a program which provides food grains and other essential commodities at subsidized prices in the rural and urban areas. जो लोग जो नहीं कोप अप कर पा रहे हैं, जो इतने ज़्यादा पैसों में नहीं ले पाते हैं चीज़ें, तो उनके लिए गवर्नमेंट ने एक मिनिमम प्राइस सेट करके रखी है, जो उस मिनिमम प्राइस पे वो चीज़ें खरीद के एटलीस्ट दे कैन फुलफिल देयर नीड्स डिपेंडिंग ऑन द फूड।
The focus of the policy is on the growth in agriculture, production and on fixing the support price for procurement of wheat and rice to maintain their stocks. Mainly चीज़ क्या है उसमें wheat, rice, sugar जो एक essential things होती है वो provide करना उनका basic aim है. The Food Corporation of India, that is the FCI, is responsible for procuring and stocking food grains, whereas distribution is ensured by the public distribution system. ठीक है. The FCI procures food grains from the farmers at the government announced minimum support price. तो एक minimum support price government to the farmers लगा के रखती है जिसकी वजह से हर क्रॉप उनका भी बिके तो उनका भी नुकसान ना हो और वो क्रॉप को फर्दर किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है वो सारी चीज़ें भी गवर्नमेंट इक्वली देखती है. ठीक है. The government uses to provide subsidies on agriculture inputs such as fertilizers, powers and the water. These subsidies have now reached unsustainable levels and have also led to large-scale inefficiency in the use of these scarce inputs. ठीक है. The high MSP subsidies in import and committed the FCI purchases have distorted the cropping pattern. Like wheat or paddy crops are being grown more for the MSP they get. Next, Punjab and Haryana are foremost example. This has also created a serious imbalance in intercrop parities. We know that the consumers are divided into two categories. दो categories में consumers divided है. One is the below poverty line and other is the above poverty line. ठीक है. With the issue price being different for each category. Above poverty line के लिए जो price set है वो कुछ different है with the price of the below poverty line people. तो यहाँ पे chaos होता है. Moreover, some of the so-called APL slip back to BPL क्योंकि उनका अगर वैसा पैसा उस पैसे में या कम पैसे में वैसा खाना मिल रहा है जो हम APL में ज़्यादा पैसों में ले रहे हैं तो वो लोग क्या करते हैं अपने से स्लिप हो जाते हैं कि नहीं हमें BPL में ही रहने दो. ठीक है. Because of the failure of even one crop and it's administratively difficult to accommodate such ship. तो कुछ तो इस रीज़न से होते हैं और कुछ उनके साथ एक्चुअली में सिचुएशन हो जाती है कि वो अपने क्रॉप्स को सेल आउट नहीं कर पाते. कुछ रीजंस होते हैं ऐसे जो वो नहीं कोप अप कर पाते तो इसकी वजह से वो भी शिफ्टिंग हो जाती है जिसकी वजह से जो गवर्नमेंट है वो ईजीली अकोमोडेट नहीं कर पाती कि इन शिफ्ट्स को हमें किस तरीके से हैंडल करना है. There has been a gradual shift from cultivation of food crops to cultivation of fruits, vegetables, oilseeds and industrial crops as well. This has led to the reduction in net sown area under cereals and pulses. Now, with the growing population of India, the declining food production puts a big question mark over the country's future food security. क्योंकि because of the raising of the population, यहाँ पे चीज़ें something very much different. बैलेंसिंग जो करना है फ्रॉम द गवर्नमेंट पार्ट वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि लोग क्या करते हैं कहीं ना कहीं मिसबिहेव करते हैं या चोरियां करते हैं स्टॉक करके रख लेते हैं चीज़ें कि नहीं आने देंगे आगे और जब वो लेके आते हैं तो प्राइस बढ़ा के लेके आते हैं. तो दीज आर सम ऑफ द फैक्टर्स थ्रू विच गवर्नमेंट शुड लुक आउट सो दैट जो पीपल एक्चुअली में जिनको नीड है वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं उनके साथ क्या ना हो कोई भी डिसबिलीफ ना हो. Fertilizers, pesticides and insecticides which once showed dramatic results are now being held responsible for degrading the soils. अब मेन अदर फैक्टर क्या है कि इतना ज़्यादा कंजम्पशन है तो प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा है. प्रोडक्शन ज़्यादा है तो जो सॉइल है उसमें थ्रू दीज फर्टिलाइजर्स केमिकल थिंग्स HYV सीड्स मल्टीपल क्रॉपिंग पैटर्न ये सारी चीज़ों की वजह से जो सॉइल है वो धीरे धीरे अपनी फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर चुकी है. विद दिस रिडक्शन तो अब जो प्रॉपर तरीके से एक क्रॉप उगता था वो उस तरीके से वो नहीं उग पाता क्योंकि वी आर ऑलरेडी हैविंग दैट केमिकल्स इनसाइड अस. तो बहुत सारी जो डिसीज़ हैं वो स्प्रेड हो रही हैं. ठीक है. Periodic scarcity of water has led to the reduction in area under the irrigation. वाटर जो स्केर्सिटी है वो भी बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले कर रही है बिकॉज क्योंकि यहाँ पे क्रॉपिंग पैटर्न्स डिफरेंट तरीके से चल रहे हैं एक के बाद एक लगे हुए हैं तो इतना पानी कहाँ से आना है. तो इरिगेशन फैसिलिटीज़ पे भी इफेक्ट है. इनएफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट हैज़ लेड टू वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी. One important reason is land degradation. Other important reason क्या है? Land degradation. Free power to a section of farmers has encouraged them to pump groundwater. अब यहाँ पे जो भी किसान होते हैं उनको डिफरेंट
अपॉर्चुनिटीज़ तो प्रोवाइड कर दिए, लेकिन वो अपॉर्चुनिटीज़ वो कभी कभी बहुत गलत तरीके से भी यूज़ करते हैं। लाइक उनको इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं देना, जब इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं देना तो उनके साथ क्या होगा, वो फुल टाइम इरिगेशन में पानी को छोड़ते रहते हैं, जिसकी वजह से जो ग्राउंड वाटर है उसका लेवल बहुत ज़्यादा नीचे आ चुका है। Consequently, many wells and tube wells have run dry. This has pushed the marginal and small farmers out of the cultivation. ठीक है? Now, what is the globalization and its impact on the Indian agriculture? के ऊपर क्या impact है globalization का? पहली चीज़ हम दोनों देखेंगे, positive भी देखेंगे और negative impact भी देखेंगे। Better access to reasonable and abundant capital as well as modern technology from different parts of the world. तो ये तो हो गया positive impact, हमें पता चलता है किस तरीके से चीज़ें चलेंगी, होंगी, बाहर के यूज़ किस तरीके से हो रहे, तो हम अपनी कंट्री में लाके उसे इम्प्लाई करते हैं। ठीक है, नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हो जाएगा? So far Indian government has been providing artificial protection in the form of subsidy to Indian farmers, but now Indian farmers are exposed to new international environment where it will be tough for them to exist. So these are the negative impact of the globalization. ठीक है, now what are the steps to prepare our farmers to face the global competition? अब global competition को face करने के लिए हमें हमारी जो इंडियन फार्मर्स हो उनको किस तरीके से क्या करके रखना है, ट्रेन करके रखना है। Every effort should be made to raise the efficiency of the abundant human labor and to equip them with the new and advanced tools. Indian farmers should diversify their cropping pattern from cereals to high value crops. This will increase incomes and reduce the environmental degradation simultaneously. ठीक है, थर्ड जो हम कर सकते हैं, गवर्नमेंट शुड डेवलप मॉडर्न टेक्निक दैट इज बायोटेक्नोलॉजी एंड शुड प्रोवाइड इट टू द फार्मर्स, जिसकी वजह से वो जो केमिकल्स का यूसेज बहुत ज़्यादा हो रहा है, विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी यहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफरेंट होंगी। क्रिएशन ऑफ एन अनरिस्ट्रिक्टेड यूनिफाइड नेशनल market, development of a well-knit infrastructure like roads, electricity, irrigation, credit facility to farmers and their traders, so that उनका जो trust है towards the government for their things should be maintained. ठीक है, so here this completes your chapter. Next lecture में हम नए chapter के साथ मिलेंगे. Thank you so much.